तो आज जो बात करेंगे बेटा वो हमारा नेक्स्ट बायोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है आर एनवायरमेंट। देखिए सबसे पहले बात आती है कि एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो एनवायरमेंट मीन्स होता है कि हमारे चारों ओर कुछ भी वो चीज जो हमें अपनी ओर प्रभावित करती है या अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, वो सारी चीजें हमारे एनवायरमेंट कहलाता है या पर्यावरण कहलाता है। मीन्स एनीथिंग विच इज प्रेजेंट अराउंड अस, और वो चीज हमें अपनी ओर आकर्षित करे या प्रभावित करे या अट्रैक्ट करे, दैट इज नोन एज द एनवायरमेंट। ठीक है, सो देखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है बेटा इस एनिमेशन के अंदर, इस इमेज के अंदर, कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के चारों ओर जो भी चीजें हैं वो सब चीजें किस में आती है, हमारे एनवायरमेंट में आती है। मतलब हमारे चारों ओर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, लिविंग चीजें हैं, नॉन लिविंग चीजें हैं। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग चीजें जो है, यही सारी चीज हमारी मिलकर इकोसिस्टम बनाती है या हमारा वातावरण या एनवायरमेंट तैयार करती है। तो इस चैप्टर के अंदर हमको यही समझना है कि एनवायरमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, एनर्जी लेवल क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखते हैं जरा। सबसे पहली बात आती है व्हाट मीन्स एनवायरमेंट। So the all biological and the physical surrounding around us create our environment. मीन्स हमारे चारों ओर जितनी भी जीवित चीजें हैं और अजीवित चीजें हैं, मीन्स हमारे चारों ओर लिविंग और नॉन लिविंग चीजें जो हैं वो सब मिलकर हमारे एनवायरमेंट को या वातावरण को तैयार करती हैं। अगर हम बात करें लिविंग्स में, तो लिविंग्स में जैसे बेटा हमारे पास प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, ये सब चीजें। और अगर हम बात करें नॉन लिविंग में, तो नॉन लिविंग में जैसे हमारे पास मिट्टी है, पानी है, हवा है, लाइट है, मॉइस्चर है। ठीक है, ये सब चीजें हमारी नॉन लिविंग में आती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात आती है व्हाट मीन्स इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का मतलब होता है बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग चीजों के साथ किस तरीके से प्रभावित होते हैं और किस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है इस एनिमेशन के अंदर कि जो हमारा एनिमल वाला एनिमेशन है कि यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं और बेटा वो एनिमल पानी पी रहे हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या ये एनिमल्स बिना पानी पिए जीवित रह सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर हमको ये पता चला कि जो एनिमल्स हैं ये बिना नॉन लिविंग चीज मीन्स बिना वाटर के जीवित नहीं रह सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ हमको ये पता चल चुका है कि इन एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। दूसरा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा क्या ये एनिमल्स बिना हवा के रह सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। इसका मतलब ये भी पता चल रहा है हमको कि हवा भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वही अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा यहाँ पर सनलाइट नहीं होगी तो क्या ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा रह सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर हमको ये पता चल रहा है कि जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, उनको जिंदा रखने के लिए या लिविंग रखने के लिए। ठीक है, और देखो ये चीज याद रखना कि इकोसिस्टम सिर्फ और सिर्फ हायर एनिमल्स का नहीं होता। जैसे आपको साइड में भी दिख रहा है कि यहाँ पर छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और वो जमीन के अंदर से निकल रहे हैं, एंड दीज आर द अर्थवर्म। अब देखिए अर्थवर्म बहुत ही छोटा होता है, खैर अर्थवर्म को हम अपनी आंखों से इजीली देख पा सकते हैं। बैक्टीरिया और भी बहुत छोटा होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं, और जिस जगह वो रहते हैं बेटा वो अपना इकोसिस्टम तैयार करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए अगर हम इंसान को देखें तो कुछ लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो वहीं पर रहने की कोशिश करेंगे जहां पर उनके जैसा एनवायरमेंट होगा, शांत माहौल होगा और अच्छे लोग होंगे, गाली गलौज ना करने वाले लोग होंगे, तो पढ़े लिखे लोग वही रहेंगे। और कुछ बेचारे अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, तो वो बेचारे वही रहेंगे जहां पर भीड़ भाड़ बहुत होगी और दूसरा वहां पर शोर शराबा बहुत होगा। दैट मीन्स उनका बिना ऐसी जगह के जी ही नहीं लगने का मन ही नहीं लगेगा। जबकि पढ़े लिखे लोग जो है वो वहीं पर रह पाएंगे जहां पर बिल्कुल शांत माहौल हो। दैट मीन्स यहाँ पर दुनिया के अंदर अगर हम इंसानों की भी बात करें तो इनका भी अलग अलग इकोसिस्टम हो सकता है। तो समझ में आई बात इकोसिस्टम का मतलब। इकोसिस्टम का मतलब यह है कि जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहे तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने नॉन लिविंग फैक्टर के साथ किस तरीके से बर्ताव करते हैं, किस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं उस नॉन लिविंग फैक्टर के साथ, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं, या उसी जगह को, उसी एरिया को हम इकोसिस्टम कहते हैं।
अगर हम बात करें बेटा इकोसिस्टम कितने तरीके का है, तो सिंपल बात है, इकोसिस्टम दो तरीके का होता है। एक तो वो जो नेचुरली या प्राकृतिक है, दूसरा वो जो कि मैन मेड है या हम कह सकते हैं दैट इज आर्टिफिशियल। तो सबसे पहली बात आती है व्हाट मीन्स नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम मीन्स जो इंसानों ने नहीं बनाया है, मीन्स जो प्रकृति ने खुद बनाया है। अगर हम बात करें नेचुरल इकोसिस्टम की, सो देयर इज इन टू टाइप्स ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। पहला आता है बेटा हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड सेकंड इज एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब यह है जो अर्थ क्रस्ट पर जमीन पर इकोसिस्टम है दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और जो पानी के अंदर इकोसिस्टम है दैट इज नोन एज द एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, जैसे जंगल है, जमीन पर है, ग्रासलैंड है, हरा भरा मैदान है, डेजर्ट है, तो ये तीनों एग्जाम्पल हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। वहीं अगर हम बात करें एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम मीन जो पानी के अंदर इकोसिस्टम है, जैसे हमारे पास मैराइन है। मैराइन का मतलब ऐसा पानी जिसमें थोड़ा बहुत सोल्टी वाटर है, या हम कह सकते हैं खारा पानी है, दैट इज मैराइन इकोसिस्टम। दूसरा हमारे पास है फ्रेश वाटर, जहां पर सोल्टी नेचर या हम कह सकते हैं सलाइनिटी बहुत ही कम है, मीन्स नमकीन वाटर या सोल्ट बहुत ही कम है, दैट इज फ्रेश वाटर। अब बेटा जो फ्रेश वाटर वाले इकोसिस्टम है मेनली दो तरीके के हैं। द फर्स्ट इज द लोटिक एंड अनदर इज द लैंटिक टाइप। अगर हम बात करें लोटिक का, सो लोटिक मीन्स होता है ऐसा इकोसिस्टम जहां पर पानी रनिंग वाटर है, मीन्स जहां पर रनिंग वाटर है, दैट इज लोटिक टाइप ऑफ एक्वाटिक सिस्टम इकोसिस्टम। और दूसरा आता है हमारे पास जहां पर पानी रुका हुआ है, दैट इज लैंटिक टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अगर हम बात करें लोटिक टाइप ऑफ इकोसिस्टम की, तो यहाँ पर एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जैसे रिवर है एंड स्ट्रीमिंग और स्प्रिंग वाटर है। दूसरा लैंटिक की अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पर लेक है, पॉन्ड है एंड स्वैम्प है। बस ये याद रखना, लोटिक का मतलब ये है जहां पर पानी रनिंग वाटर है, मीन्स जहां पर रनिंग वाटर है दैट इज लोटिक टाइप, और जहां पानी थमा हुआ है, रुका हुआ है, दैट इज लैंटिक टाइप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए इस इमेज के अंदर आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पर बेटा अलग सेक्शंस के अंदर अलग अलग तरीके का इकोसिस्टम है। मतलब जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे तो वहां पर उन्हीं के हिसाब से इकोसिस्टम या उन्हीं के हिसाब से एनवायरनमेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल पोलर बियर है, तो सिंपल बात है यार, पोलर बियर वहीं पर रहेगा जहां टेम्परेचर माइनस में हो, है ना। अब एलिफेंट है, तो सिंपल बात है, एलिफेंट वही रहेगा जहां टेम्परेचर बहुत कम ना हो, ज्यादा हो। सो दैट मीन्स हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग उसका इकोसिस्टम होता है। ठीक है, सो सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। सो इट एग्जिस्ट इन द नेचर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेयर्स। अगर एग्जांपल की बात करें इसकी, तो बेटा पॉन्ड है, रिवर है एंड फॉरेस्ट है, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का हमारे पास एग्जांपल है एक्वेरियम एंड सेकंड इज गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें इकोसिस्टम में, तो दो तरीके के कंपोनेंट्स अभी मैंने आपको बताया। पहला होगा हमारे पास लिविंग कंपोनेंट और दूसरा होगा नॉन लिविंग कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट को बायोटिक कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट को एबायोटिक कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट की, तो बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर्स होंगे, कंज्यूमर्स होंगे एंड डी कंज्यूमर्स होंगे। सबसे पहली बात आती है बेटा प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। ऐसे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फूड को फोटोसिंथेसिस के थ्रू या हम कह सकते हैं सनलाइट के थ्रू बनाते हैं, इस तरीके के सभी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। सब प्रोड्यूसर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज ग्रीन प्लांट। दूसरा आते हैं हमारे पास कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होंगे? जो इन ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे, दैट विल बी अ कंज्यूमर्स। अब ये कंज्यूमर्स तीन तरीके के हो सकते हैं। पहले हर्बीवोर होंगे, दूसरे कार्निवोर और तीसरे ओमनिवोर। हर्बीवोर का मतलब यह है ऐसे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ और सिर्फ हरी भरी चीजें हम कह सकते हैं वेजिटेबल को ही खाते हैं, इस तरह के सभी ऑर्गेनिजम्स हर्बीवोर। जो सिर्फ मीट खाते हैं दैट इज कार्निवोर, और जो मीट और वेजिटेबल दोनों खाते हैं दैट इज ओमनिवोर। तीसरा आते हैं डीकंपोजर्स। ऐसे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो गले सड़े पदार्थ के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, ये सड़े हुए फूड को डीकंपोज करते हैं, इस तरह के सभी ऑर्गेनिजम्स डीकंपोजर्स कहलाते हैं। समझ में आई बेटा ये वाली बात आपको, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है। दूसरा आता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। ऑल क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक रेन, ह्यूमिडिटी मींस मॉइस्चर,
temperature in organic substance like oxygen and nitrogen. These all are the example of the abiotic components. ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बात आती है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो किस तरीके से फ्लो होती है। तो याद रखना बेटा, एनर्जी जो है इकोसिस्टम के अंदर वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर मूव करती है। जैसे अभी आपको नीचे वाला हमको ट्रॉफिक लेवल दिख रहा है जहां पर लिखा हुआ है प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर्स में कौन है, ग्रीन प्लांट जो फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरे आते हैं हमारे पास कंज्यूमर्स, जो इसको खाएगा, और इसको कौन खा रहा है, टिड्ढा खा रहा है, मींस ग्रास होपर खा रहा है। तो जो प्लांट के अंदर फूड बना वो कहां पहुंचा, ग्रास होपर में पूछा। अब ग्रास होपर ने जो फूड बनाया अपने अंदर, अपनी बॉडी को बनाया, अब इसको बॉडी को खाएगा कौन, फ्रॉग खाएगा। मिस अब नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर फूड गया, फिर इस फ्रॉग को खाएगी कोई, फॉर एग्जाम्पल ईगल है या टर्शरी कंज्यूमर है। तो पहले फूड को किसने कंज्यूम किया, टिड्ढे ने, मीन्स इट्स अ प्राइमरी कंज्यूमर। फिर इस ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने, मीन्स फ्रॉग क्या हो गया, सेकंड बार खाया, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इस फ्रॉग को कंज्यूम किया गया ईगल के थ्रू, दैट मीन्स यहां पर ईगल क्या रहेगी बेटा, टर्शरी कंज्यूमर रहेगी। मतलब यहां पर आपको देखने मिल रहा है फूड पहले बना प्रोड्यूसर्स के अंदर, मिस एनर्जी प्रोड्यूसर से ग्रास होपर में, फिर एनर्जी ग्रास होपर से फ्रॉग में, फिर एनर्जी फ्रॉग से ईगल के अंदर। मतलब यहां पर हमको देखने मिल रहा है कि जो एनर्जी है एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सो नेक्स्ट मीन्स व्हाट मीन्स प्रोड्यूसर्स, तो ऐसे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और सनलाइट को कैप्चर कर कर बनाते हैं, इस तरीके के सभी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा हमारे पास ग्रीन प्लांट, या हम कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी मीन्स जो साइनोबैक्टीरिया है, जो काई होती है, आपने देखी होगी जो काई लग जाती है पत्थर पर, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और इट्स अ ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स क्या है, हु टेक फूड इज नोन एज द, या हु टेक ग्रीन प्लांट्स नोन एज कंज्यूमर्स। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एक बियर है। ठीक है, अब बेटा ये जो कंज्यूमर्स मैंने भी आपको बताया तीन तरीके के, बस आपको क्या याद रखना है इनका एग्जांपल। जैसे हर्बीवोर का एग्जांपल क्या है, गोट है, शीप है। कार्निवोर का एग्जांपल लायन है, टाइगर है। ऑमनीवोर का एग्जांपल मैन एंड डॉग है। ठीक है, और डीकंपोजर्स का एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगाई है। सो डीकंपोजर्स मीन्स ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डी के मटेरियल को डीकंपोज करते हैं, गलाते हैं, सड़ाते हैं, फिर खाते हैं। इस तरह के सभी ऑर्गेनिजम्स को हम डीकंपोजर्स कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है बेटा बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो नेक्स्ट बात आती है बेटा व्हाट मीन्स फूड चेन। तो फूड चेन का मतलब होता है कि द फ्लो ऑफ एनर्जी, और वी कैन से द फ्लो ऑफ फूड इन अ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन अ साइक्लिक वे इज नोन एज द फूड चेन। फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहले फूड जो प्रोड्यूस हुआ प्रोड्यूसर्स के अंदर हुआ, देन फूड ट्रांसफर होगा प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर, देन प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर, फिर टर्शरी कंज्यूमर के अंदर, एंड फर्दर फिर दोबारा प्रोड्यूसर्स के अंदर वही फूड ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने देखा कि पहले प्रोड्यूसर्स ने फूड को प्रोड्यूस किया, फिर कंज्यूमर्स के अंदर फूड गया, देन फिर फूड निकला और फिर दोबारा प्रोड्यूसर्स के अंदर आ गया। और यही पूरा एक साइक्लिक वे जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फूड इज नोन एज द फूड चेन। ठीक है, देखिए जैसे बेटा यहाँ पर हमको इसमें दिखा भी रखा है एनिमेशन के अंदर कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास ग्रास है, तो ग्रास ने फूड बनाया और उस ग्रास का जो फूड है वो कंज्यूम किया ग्रास होपर ने, देन फिर ग्रास होपर को कंज्यूम किया फ्रॉग ने, एंड फ्रॉग को कंज्यूम किया स्नैक ने, देन स्नैक को कंज्यूम किया ईगल ने। और अगर ईगल की डेथ हो जाती है फिर इसको डीकम्पोज करते हैं डीकम्पोजर्स, देन फिर फूड ट्रांसफर होगा ग्रासेस के अंदर। इसका मतलब यही पूरा का पूरा जो साइक्लिक वे है ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसीलिए इसको हम फूड चेन कहते हैं। तो बेटा देखिए जैसे यहाँ पर लिख भी रखा है द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द एनर्जी फ्रॉम द वन ऑर्गेनिजम्स टू द अनदर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल फॉर्म्स नोन एज द फूड चेन। और याद रखना फूड चेन जो होता है वो एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर एनर्जी को, या हम कह सकते हैं फूड को
ट्रांसफर करती है। मेनली द फूड चेन रिप्रेजेंट अ सिंगल यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। और बेटा यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर प्रोड्यूसर्स है फूड किसी प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर चला गया है तो वो फूड दोबारा प्राइमरी कंज्यूमर्स है प्लांट के अंदर मीन्स प्रोड्यूसर्स के अंदर नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है या यहाँ पर जो फूड है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो फूड चैन होती है बेटा वो यूनिट डायरेक्शनल होती है। एंड द फूड चैन स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर। जैसे हमने कल देखा भी था कि जो फूड चैन होती है वो हमेशा किससे स्टार्ट होती है? इट्स ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। मीन्स ये ग्रीन प्लांट से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बेटा जैसे यहाँ पर हमको दिखा भी रखा है कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं। ये हमारे पास मान लो प्रोड्यूसर्स हैं, फिर प्रोड्यूसर से फूड जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स में, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स में टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, फिर टॉप कार्निवर में हम कह सकते हैं फाइनल कंज्यूमर्स हैं। फिर अगर ये भी फाइनल कंज्यूमर भी डेथ हो जाती है इसकी तो इसको डिकम्पोज करेंगे कुछ बैक्टीरिया या फंगाई। जैसे ये डिकम्पोज हो जाएगा तो फिर दोबारा ये मिट्टी के अंदर या हम कह सकते हैं सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगा और फिर ये फूड पहुंच जाएगा प्रोड्यूसर्स के अंदर। तो इसी तरीके से मेनली जो फूड होता है वो ट्रांसफ़र होता रहता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो फूड होता है बेटा वो एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर मूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट बात आती है व्हाट मीन्स फूड वेब। देखो ऐसे समझ लो फूड वेब एंड फूड चैन को। जैसे फॉर एग्जांपल दो पर्सन है, एक पर्सन ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज खाता है, ठीक है, और दूसरा पर्सन ऐसा है जो नॉन वेज और वेजिटेबल दोनों का कंज्यूम कर सकता है, ठीक है, और तीसरा पर्सन ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल ही लेता है, मतलब कि जो सिर्फ और सिर्फ वेज है, वेजिटेरियन है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर वेज वाले को वेज मिलेगा तो ही वो जीवित रह पाएगा क्योंकि वो नॉन वेज नहीं ले सकता, और जो नॉन वेज वाला है अगर उसको नॉन वेज मिलेगा तभी वो जीवित रह पाएगा क्योंकि वो वेज नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर मतलब ये है कि जो वेज वाला है वो वेज लेकर ही जीवित रह पाएगा और जो नॉन वेज वाला है वो नॉन वेज लेकर ही जीवित रह पाएगा। मतलब इन दोनों पर्सन के पास कोई भी दूसरा चॉइस नहीं है जीवित रहने के लिए। दूसरी कंडीशन आती है हमारे पास ऐसा मान लो कि एक पर्सन है जो वेज भी लेता है और नॉन वेज भी लेता है, और फॉर एग्जांपल वो किसी ऐसी कंट्री में जाता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ वेज है तो वो वहाँ भी जीवित रह सकता है, और अगर वो कहीं ऐसी कंडीशन में जाता है जो नॉन वेज है मतलब वहाँ पर नॉन वेज ही फूड मिलता है, सो दैट मीन्स वो उस नॉन वेज वाली कंट्री के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है। मतलब ये जो दूसरा पर्सन है या हम कह सकते हैं तीसरा पर्सन है ये वेज में भी जीवित रह सकता है और नॉन वेज में भी जीवित रह सकता है। तो याद रखना जब एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड हो फूड के लिए तो इसको बोलते हैं फूड चैन, और जब एक ऑर्गेनिजम्स एक से ज़्यादा चीज़ पर डिपेंड हो फूड के लिए इसको बोलेंगे बेटा फूड वेब। फॉर एग्जांपल जैसे हमको यहाँ पर देखने भी मिल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास यूनिकॉर्न शार्क फिश है फॉर एग्जांपल। अब ये शार्क फिश जो है ये यूनिकॉर्न फिश को भी खा लेती है और पारो फिश को भी खा लेती है। जो हमारे पास यूनिकॉर्न फिश है ये फाइटोप्लैंक्टन्स को भी खा लेती है और जू प्लैंक्टन्स को भी खा लेती है। मतलब अगर ऐसा हो गया कि यहाँ पर शार्क फिश के पास पारो फिश नहीं है तो वो यूनिकॉर्न को खा लेगी, और अगर ऐसा हो गया यूनिकॉर्न नहीं है पारो है तो वो पारो फिश को खा लेगी। दैट मीन्स यहाँ पर फूड के लिए एक से ज़्यादा चॉइस है, इसीलिए बेटा ये एग्जाम्पल है फूड वेब का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जैसे यहाँ पर देखने मिल रहा है कि हमारे पास बाज है, हॉक है, तो जो हॉक है ये स्नैक को भी खा लेगा, ये माउस को भी, रैबिट को भी, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द फूड वेब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बात आती है ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या है। ट्रॉफिक लेवल का मतलब ये है बेटा जब एक ऑर्गेनिजम्स फूड को प्रोड्यूस करेगा तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म उसका इस्तेमाल करेंगे, फिर जो फूड उस दूसरे ऑर्गेनिज्म में गया है फिर उसका इस्तेमाल कोई तीसरे ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, और इसी लेवल में फूड जो है ट्रांसफ़र होता रहता है और इसी को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट मीन्स ट्रॉफिक लेवल। सो द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चैन एट विच द ट्रांसफर ऑफ द फूड टेक प्लेस आर कॉल्ड द
ट्रॉफिक लेवल। जब फूड एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, या हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के अंदर जाएगा, और इस तरीके से स्टेप वाइज स्टेप फूड ट्रांसफर होता रहेगा, इसी को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। और याद रखना जो ट्रॉफिक लेवल है, यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल में जो बेस में हमेशा रहेगा, जो बेस में हमेशा रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ बेटा प्रोड्यूसर्स ही रहेंगे। बेस में हमेशा क्या रहेंगे? प्रोड्यूसर्स ही रहेंगे। और प्रोड्यूसर्स के ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और फिर टर्शरी कंज्यूमर्स रहेंगे। मीन्स टॉप में कौन रहेगा? टर्शरी कंज्यूमर्स रहेंगे। और कभी भी ट्रॉपिक लेवल में आपको डिकम्पोजर्स नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजर जो है वो प्लांट को भी गला सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी, टर्शरी कंज्यूमर्स को भी। इसीलिए जो हमारे पास डिकम्पोजर्स होते हैं, दे आर नेवर काउंट इन अ ट्रॉफिक लेवल। तो हमारे पास डिकम्पोजर्स के लिए कोई भी ट्रॉफिक लेवल नहीं होता है। समझ में आई ये वाली बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, सो बेटा जैसे आपके ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो प्रोड्यूसर से पहले, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, एंड फिर टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें अपनी, तो सबसे पहले प्लांट को खाया किसी हर्बीवोर ने, फिर उस हर्बीवोर को खाएंगे हम, तो हम एक तरीके से सेकंड टाइम पर फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे। अब ऐसा मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हमारे पास प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर्स है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, या प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। अब बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि यार प्लांट है तो प्लांट तो कभी भी कंज्यूमर्स नहीं होंगे। बट यहाँ पर बेटा हम बात कर रहे हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में। ऐसे सभी प्लांट जो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं फिर फूड बनाते हैं, वैसे फोटोसिंथेसिस भी होगी उनमें, मगर वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ कि प्लांट ने इंसेक्ट को ट्रैप किया, तो यहाँ पर एक तरीके से ये कंज्यूमर्स की तरह यूज़ हो रहा है ना। फिर प्लांट अपने अंदर फूड बनाएगा, फिर उस फूड को कंज्यूम करेगा कोई सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पर पहले हमारा जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है बेटा, ये खुद ही प्राइमरी कंज्यूमर्स की तरह काम कर रहे हैं। तो कुछ प्लांट हमारे पास ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर की तरह भी काम करते हैं, और ज़्यादातर सभी प्लांट्स प्रोड्यूसर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट बात आती है 10% लॉ। अब देखो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लिंडमैन। लिंडमैन ने ये बताया कि जो फूड है वो एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है इन अ 10% मैनर। मतलब कि एक ट्रॉफिक लेवल से 10% फूड निकलेगा, फिर वो 10% फूड नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, और इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में बार बार 10% फूड ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। फॉर एग्जांपल ऐसा मानो बेटा कि कोई हमारे पास प्लांट है और प्लांट के अंदर फूड बनता है 100 जूल। फिर इस 100 जूल का अगर हम 10% देखें तो इस 100 जूल का जो 10% होगा बेटा वो 10 जूल होगा। तो पहले प्लांट ने फूड बनाया 100 जूल, फिर इस 100 जूल का 10% फ्लो होता है डियर के अंदर, दैट मीन्स 10 जूल। फिर इस 10 जूल का जो 10% होगा मतलब 1 जूल, वो पहुंचेगा लायन के अंदर। और इसी तरीके से हर एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर 10% ही फूड ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इस लॉज में यही लिखा हुआ है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी एंटरिंग अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज अवेलेबल फॉर द ट्रांसफर टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, या 10% फूड ही ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बेटा एनसीईआरटी के अंदर दो टर्म्स दे रखी हैं। द फर्स्ट इज द बायो एक्यूमुलेशन एंड सेकंड इज द बायो मैग्निफिकेशन। चलिए इनको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली बात आती है व्हाट मीन्स बायो एक्यूमुलेशन। देखिए सबसे पहली बात है यहाँ पर एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का इकट्ठा होना। अब दे रखा है यहाँ पर बायो, तो बायो का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का इकट्ठा होना बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो एनसीईआरटी ये बताने की कोशिश करती है कि अगर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल अगर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इकट्ठा होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीशीज के अंदर रहता है, उसको हम कहेंगे बायो एक्यूमुलेशन।
और अगर एक स्पीशीज से वही टॉक्सिक मटेरियल नेक्स्ट स्पीशीज में जाता है, फिर उस दूसरी स्पीशीज से तीसरी स्पीशीज में जाता है, तो अब इसको बायो एक्यूमुलेशन नहीं, अब इसको बायो मैग्निफिकेशन कहेंगे। मतलब ऐसा समझ लो कि एक हमारे पास फिश है और उस फिश ने किसी टॉक्सिक मटेरियल को कंज्यूम किया है, और अगर वो डेड हो जाती है उसी पॉन्ड के अंदर जहाँ पर उसने टॉक्सिक मटेरियल को कंज्यूम किया है, एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है, अगर ऐसा हो जाता है कि उस डेड फिश को कोई दूसरा स्पीशीज लेता है, तो वो टॉक्सिक मटेरियल उस फिश से नेक्स्ट स्पीशीज में जाएगा, फिर उस स्पीशीज में टॉक्सिक मटेरियल आया, फिर उस स्पीशीज को कोई तीसरा स्पीशीज यूज करता है, जैसे इंसान ही यूज कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अब फूड वो टॉक्सिक मटेरियल उस तीसरी स्पीशीज में चला गया। तो यहाँ पर एक स्पीशीज से टॉक्सिक मटेरियल दूसरी स्पीशीज में जा रहा है, फिर दूसरी से तीसरी स्पीशीज में जा रहा है, इसीलिए बेटा इसको बायो मैग्निफिकेशन कहेंगे। और अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीशीज में रहता है, इसको हम बायो एक्यूमुलेशन कहेंगे। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पर, तो फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे यहाँ पर इमेज के अंदर दिखा रखा है। चलो नेक्स्ट इमेज देखते हैं, या चलो इसको भी समझ लो कि अभी सबसे पहले जो फैक्ट्री से पोल्यूशन निकल रहा है वो जा रहा है पानी के अंदर, और ये टॉक्सिक मटेरियल है। इस टॉक्सिक मटेरियल को कोई एम्फीपोड्स खाता है, फिर एम्फीपोड्स नहीं है या एम्फीबियंस लेता है, फिर उस एम्फीबियंस को कोई खा लेता है फिश, और फिर इसी फिश को खाता है कोई इंसान। तो यहाँ पर ऐसा हुआ बेटा, इससे टॉक्सिक मटेरियल फिर इसके अंदर गया, फिर फाइनली इंसानों के अंदर गया। अगर इसी के अंदर रहता है सिर्फ और सिर्फ, तो इसको कहेंगे बायो एक्यूमुलेशन, और जैसे इससे फिर इसमें जा रहा है, इसका मतलब इसको बायो मैग्निफिकेशन कहेंगे। ठीक है, देखिए जरा नेक्स्ट। सो बायो मैग्निफिकेशन जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि सबसे पहले टॉक्सिक मटेरियल है, ये गए इंसेक्ट में, फिर इन इंसेक्ट को खाएगी ये ग्रीन वाली फिश, फिर इस ग्रीन वाली फिश को खाएगी ये बड़ी बास फिश, फिर इस टॉक्सिक मटेरियल को खाएगा कोई ह्यूमन। सो दैट मीन्स इस तरीके से टॉक्सिक मटेरियल एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में ट्रांसफर होता रहेगा। देखिए बेटा यहाँ पर भी ऐसा ही है कि पहले ब्लू वाली स्पीशीज अलग है, फिर ये ऑरेंज वाली स्पीशीज अलग है, फिर ये ग्रीन वाली स्पीशीज अलग है फिश की, और फिर बर्ड के अंदर। तो इस तरीके से बार बार एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में टॉक्सिक मटेरियल जा रहा है। इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, बायो मैग्निफिकेशन का। देखिए जरा, सो बायो मैग्निफिकेशन में इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन इज नोन एज द बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन का बेहतरीन इमेज है एग्जाम्पल के तौर पे, कि पहले क्या हुआ कि पहले बायो एक्यूमुलेशन में आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पर इस कंडीशन में सारी फिशेज सेम है, यहाँ पर सारी फिशेज बिल्कुल सेम है। इसका मतलब एक ही स्पीशीज में टॉक्सिक मटेरियल जा रहा है, इसलिए ये बायो एक्यूमुलेशन है। बट नीचे वाली में देखिए बेटा, पहले ये इन प्रॉन्स में गया, या हम कह सकते हैं ऑर्थोपोड्स में गया, फिर इन ऑर्थोपोड्स से एक दूसरी स्पीशीज में गया फिश की, फिर तीसरी स्पीशीज में गया, फिर चौथी स्पीशीज में गए। तो दैट मीन्स यहाँ पर वन बाय वन करके अलग अलग स्पीशीज में टॉक्सिक मटेरियल जा रहा है, इसलिए बेटा ये एग्जाम्पल है बायो मैग्निफिकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा, तो बेटा यहाँ पर ये बताइए किसका एग्जाम्पल है, सिंपल बायो एक्यूमुलेशन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही फिश के या एक ही स्पीशीज के अंदर टॉक्सिक मटेरियल जा रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर पहले प्लांट्स में था, प्लांट से ग्रास होपर में गया, फिर छोटी बर्ड्स में गए, फिर बड़ी बर्ड्स में गए, दैट मीन्स इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, देखिए बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी ने बता रखा है कि कुछ पेस्टिसाइड है। अब पेस्टिसाइड का मतलब बेटा ऐसे सभी केमिकल कंपाउंड जो पेस्ट को किल करते हैं उनको हम पेस्टिसाइड कहते हैं। तो पेस्टिसाइड केमिकल जो है वो गया सोइल में, अब सोइल जाएगी प्लांट में, मतलब जो टॉक्सिक मटेरियल पेस्टिसाइड है वो प्लांट में चला गया, फिर प्लांट को खाएगा कोई हर्बीवोर, दैट मीन्स टॉक्सिक मटेरियल गया हर्बीवोर में, फिर हर्बीवोर से गया इंसानों के अंदर। सो इस तरीके से यहाँ पर जो टॉक्सिक मटेरियल है वन बाय वन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट स्पीसीज में जा रहा है, दैट मीन्स इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ बायो मैग्निफिकेशन बायो एक्यूमुलेशन। तो सिंपल बात है, इट्स अ एग्जांपल ऑफ बायो मैग्निफिकेशन।
देखिए बेटा, ये जो हमारा टॉपिक है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आना गारंटी है, 100% आएगा आएगा। और मैं ये भी आपको गारंटी देता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कर आओगे। और यहाँ पर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर ही नहीं आओगे, आप उसको फोड़ कर आओगे। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट मीन्स ओजोन डिप्लीटेशन। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि ओजोन लेयर का मतलब क्या है। अगर हम अपने अर्थ के ऊपर देखें तो बेटा चारों ओर एक लेयर है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी अर्थ की। अब उसका प्रोटेक्शन देने का काम है हमारी अर्थ पर। किस तरीके से कि सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं उसके अंदर कुछ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। उन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को जो हमारी ओजोन लेयर होती है रोकती है और हमारे अर्थ पर नहीं आने देती, जिसकी वजह से अर्थ पर जो लाइफ है वो सेव रहे। अब क्या हो रहा है कि जो ओजोन लेयर है वो ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से या जो ग्रीन हाउस की जो गैसेज हैं उसकी वजह से मेनली जो ओजोन लेयर है वो टूटने लगी है। अब उस टूटे हुए पार्ट से कुछ हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो एंटर हो रही है और अर्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही है। और जितने भी इफेक्ट आ रहे हैं वो खतरनाक, हम कह सकते हैं डेंजरस इफेक्ट हैं। तो चलो देखते हैं व्हाट मीन्स ओजोन डिप्लीटेशन। सो जिस तरीके से बेटा आपको देखने मिल रहा है, देखो अगर हम देखें तो हमारी अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर की टोटल 5 लेयर्स होती हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात आती है ओजोन किस तरीके से बनता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास मान लो, और देखो ये भी याद रखना कि ओजोन मॉलिक्यूल जो होता है वो 3 एटम से बना, 3 ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ एक बड़ा मॉलिक्यूल है। ठीक है, जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर देखने मिल रहा है कि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के एटम है और ये तीनों ही ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन होकर O3 बना रहे हैं, एंड O3 मीन्स ओजोन। ठीक है, तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ अर्थ, और वी कैन से लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, कुछ इस तरीके से जैसे बेटा आपको यहाँ स्क्रीन पर देखने मिल रहा है कि सन से 3 तरह की रेज आ रही हैं, व्हाइट और येलो और रेड कलर की। और जो हमारी ओजोन लेयर है ये रेड कलर की लाइट को हमारी अर्थ पर नहीं आने दे रही है। क्यों? क्योंकि ये जो रेड कलर की लाइट है ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है और ये कैंसर कॉज कर सकती है और भी बहुत सारी बीमारियां कर सकती है। तो एक तरीके से जो हमारी ओजोन लेयर है ब्लैंकेट की तरह काम कर रही है, या हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रही है। ठीक है, देखिए बेटा कुछ इस तरीके से कि हमारे चारों ओर हमारे अर्थ पर जैसा आपको देखने मिल रहा है कि जो सूरज से रोशनी आ रही है और यहाँ पर हमारी ये ओजोन लेयर है। और एग्जांपल, 1 मिनट रुकिए, तो ये हमारी ओजोन लेयर है। ठीक है, अब ओजोन लेयर जो है, अगर ओजोन लेयर के ऊपर देखेंगे तो सन से ये वाली रेज आ रही है, ठीक है, और एक ये रेज आ रही है। तो जो नॉर्मल लाइट होती है वो तो पास हो जाती है, बट जो हार्मफुल रेज होती है वो पास नहीं हो पाती है। और इसी तरीके से हमारी जो ओजोन लेयर है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज। देखिए नेक्स्ट कुछ इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर हम बात करें अपने अर्थ के चारों ओर, तो हमारे अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है और उस एटमॉस्फेयर में 5 लेयर हैं। पहली आती है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, द फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एंड द लास्ट वन इज द एक्सोस्फेयर। और अगर आप देखोगे तो जो ट्रोपोस्फेयर है और स्ट्रेटोस्फेयर है, इन दोनों के बीच में ही हमको ओजोन लेयर देखने मिल रही है। ठीक है, सो ओजोन कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। देखिए, तो ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, इन दोनों के बीच में ही बेटा ओजोन लेयर होती है। ठीक है, सो ओजोन लेयर का मेन काम क्या है? टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस बॉडी, और वी कैन से अनदर फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, टू प्रिवेंट द स्किन कैंसर। ठीक है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो स्किन कैंसर भी कर सकती है। ठीक, देखिए बेटा जैसे यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है कि एक डॉक्टर है वो स्किन कैंसर को देखने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब जो ओजोन डिप्लेट होने की वजह से बहुत खतरनाक रेज आने लगी है अर्थ पर, और उसी की वजह से स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ने लगे हैं। देखिए कुछ इस तरीके के हमको सिम्टम्स देखने मिलते हैं स्किन कैंसर के। देखो कितने खतरनाक, कितने डेंजरस सिम्टम्स है स्किन कैंसर के, और ये ज्यादातर किसकी वजह से हो रहा है? मेनली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आने की वजह से। तो देखते हैं मीन्स ओजोन लेयर या ओजोन किस तरीके से तैयार होता है। सो ओजोन बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम होने चाहिए या एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। इसको हम हाई टेम्परेचर देंगे और हाई टेम्परेचर देने की वजह से
यहाँ पर ऑक्सीजन टूट जाएगा 2 ऑक्सीजन के एटम में, कुछ इस तरीके से। फिर हम एक ऑक्सीजन के एटम को लेंगे और इस ऑक्सीजन के एटम की रिएक्शन कराएंगे एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ। अब जैसे ही एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का एटम दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो बेटा ये बनाएंगे O3 मींस ओजोन, और इस तरीके से हमारा ओजोन फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो रही है? देखिए बहुत सारे रीजन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जो ग्रीन हाउस की जो गैसेज हैं वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से हमारा जो अर्थ है वो वार्म होता जा रहा है, दैट कोज टू द ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से ही जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। ठीक है, अब और क्या रीजन है? और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस में जो क्लोरीन है ना, वो हमारे ओजोन के साथ रिएक्शन करता है, और ओजोन के साथ रिएक्शन करने पर ओजोन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में से खत्म हो रहा है और ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं, ओजोन ना होने की वजह से। तो सबसे बड़ा रीजन जो है जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीटेशन हो रहा है, 2 मेन रीजन है। पहला बेटा ग्लोबल वार्मिंग, और दूसरा है CFC या क्लोरोफ्लोरो गैस का होना। और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो भी ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जितनी भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाली गैसेस हैं वो अगर ज्यादा है एनवायरनमेंट में तो तब भी ओजोन डिप्लीटेशन होगा। ठीक है, सो देखिए सबसे पहला रीजन क्या है? CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ये AC से निकलती है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर से निकलती है, ठीक है, और हमारे जो एरोसोल्स स्प्रे होती हैं वहां से भी निकलते हैं। अब जितनी भी कंपनियां हैं, जो AC वाली कंपनियां हैं, फायर एक्सटिंग्विशर वाली है, वो कोशिश ये कर रही है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से क्लोरीन को हटाकर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस को तैयार किया जाए। और अगर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रहेगी तो वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वो हमारे ओजोन के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीटेशन नहीं होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा चैप्टर का मैनेज दी गार्बेज। देखिए सबसे पहली बात आती है वेस्ट का मतलब क्या है इस टॉपिक में। तो देखिए कुछ भी ऐसी चीज जिसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, दैट इज नोन एज द वेस्ट। यह जो बेकार है दैट इज नोन एज द वेस्ट। या सिंपली अगर हम कहें तो कोई भी ऐसी चीज जिसका प्राइमरी यूज हो चुका है और अब वह किसी भी लायक नहीं है, किसी भी काम की नहीं है, सो दैट थिंग इज नोन एज द वेस्ट, या उसको कचरा ही कहेंगे। So what means waste? The any unwanted or unusable material that is discarded after its primary use or is worthless and of no use is known as the waste. अगर हम बात करें तो बेटा 2 तरीके के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं एंड सेकंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखिए सबसे पहले बात आती है व्हाट मींस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा वेस्ट जिसको बैक्टीरिया या फंगाई के थ्रू डाइजेस्ट किया जाए या गलाया सड़ाया जाए, इस तरीके के सभी वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डाइजेस्ट हो पाए दैट इज नोन एज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंगाई के थ्रू डाइजेस्ट नहीं हो सकता, गल सड़ नहीं सकता, तो इस तरीके के सभी वेस्ट को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मींस द वेस्ट ब्रोकन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस। एग्जांपल की बात करें जैसे कि वेजिटेबल वेस्ट है या पेपर है, पेपर कप हो गया या कुल्हड़ हो गया, ये सब हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मींस द वेस्ट नॉट ब्रोकन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस। एग्जाम्पल की बात करें जैसे पॉलिथीन है या पॉलिथीन बैग या हमारे ग्लासेस है या प्लास्टिक है बेटा, तो ये सब क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ठीक है, देखिए वेस्ट मैनेजमेंट, तो हम वेस्ट को किस किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए जो भी वेस्ट बनता है उसके मेनली 4 तरीके हैं, या हम कह सकते हैं 3 तरीके अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। के पहली बात, जो वेस्ट बना है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर उसको जमीन में दफना दिया जाए और फिर फर्दर उसका यूज कर लिया जाए। दूसरा, जो वेस्ट बना है उसको इंसिनराइज कर या बर्न कर ऐश में कन्वर्ट कर फर्दर उसका यूज किया जाए। या जो वेस्ट बना है उसको मिट्टी के साथ मिलाकर उसकी खाद या कंपोस्ट बना दिया जाए एंड फर्दर उसका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, या सीवेज ट्रीटमेंट एंड द लास्ट वन इज द रिसाइकलिंग कर फिर दोबारा उसका इस्तेमाल किया जाए। तो देखिए ये है बेटा लैंडफिल्स। तो लैंडफिल का मतलब ये है जो वेस्ट बना है उसके छोटे छोटे से पार्ट कर ठीक है उसको फर्दर इस्तेमाल किया जाए, दैट इज नोन एज द लैंडफिल।
ठीक है जी। देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे ये गार्बेज कंटेनर है, इसमें से गार्बेज निकला है, वेस्ट निकला है। अब इसको कन्वर्ट किया जाएगा छोटे छोटे से पार्टिकल्स में और फर्दर मिट्टी में मिलाकर उसका फर्दर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मीन्स जो बेटा वेस्ट है उसको जलाकर उसको कन्वर्ट किया जाता है फिर ऐश में, और फिर उस ऐश का इस्तेमाल किया जाता है फर्दर। देखिए जैसे इस एनिमेशन के अंदर आपको दिखा रखा है कि पहले ट्रक आया, वेस्ट निकल गया, फिर उसको जलाया जा रहा है और जलाने पर ऐश तैयार हो रही है और ऐश को इकट्ठा किया जा रहा है एंड फर्दर अलग अलग तरीके से ऐश का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब जो चीज वेस्ट थी अब उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात आती है बेटा सीवेज ट्रीटमेंट। तो जो पानी है भाई, अगर पानी गंदा हो गया तो वो वेस्ट ही है, बट वेस्ट पानी को अभी हम रिसाइकल कर कर दोबारा इस्तेमाल करेंगे। मतलब हमारी गलियों में, हमारी कॉलोनी में जो सीवेज है, तो सीवर में जो गंदा पानी होता है उसको फर्दर रिसाइकल कर कर फिर उसको पीने लायक बनाया जाता है, और उसी को बेटा हम सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। और ये सीवेज ट्रीटमेंट को कंप्लीटली डिटेल में आप समझोगे अगर आप 12th क्लास में बायोलॉजी लेते हो वहां पर। ठीक है, तो देखो सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो गंदा पानी है उसमें से पहले बड़े बड़े पार्टिकल्स को निकाला जाता है, फिर उसमें मड बसती है, फिर मड को सेपरेट किया जाता है, फिर बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट कर कर पानी को साफ बनाया जाता है, फिर फर्दर पानी को स्टरलाइज करते हैं, और फिर फर्दर पानी को वाटर सोर्सेज में जैसे कि नदियां हो गई, समुद्र हो गए, उनके अंदर छोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ दिखाया गया है कि सबसे पहले हमारे पास है रो सीवेज है, मतलब सीवेज से पानी आया, उसको गंदे पानी को हमने छान लिया, बड़ी बड़ी चीजों को अलग कर लिया, फिर उसमें गाद बन गई, मीन्स ग्रिड को हमने सेपरेट कर लिया सेडिमेंटेशन के थ्रू। फिर फर्दर हमने इस पानी को दूसरे कंटेनर के अंदर या दूसरे चैम्बर के अंदर ट्रांसपोर्ट किया, थोड़ा बहुत और यहाँ पर मड थी उसको सेडिमेंट कर लिया हमने, फिर फर्दर इस वाले कंटेनर को हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरिया साफ करेगा, फिर बैक्टीरिया से फिर नेक्स्ट कंटेनर भेजेंगे, वहां पर स्टरलाइज होगा पानी, फिर फर्दर हमारी नहरों में या वाटर के जो रिसोर्सेज होते हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वाटर को हम ट्रीट करते हैं और इसी को हम सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। और गवर्नमेंट हमारी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है सीवेज ट्रीटमेंट में, मीन्स वाटर ट्रीटमेंट में, पानी को साफ करने में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है। ठीक है, देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा प्लांट लगा रखा है पानी को साफ करने के लिए। और वहीं पर क्या होता है, कुछ समझदार लोग हैं, भाई गवर्नमेंट ने इतना साफ किया पानी को और इतना पैसा खर्च हुआ और नहरों के अंदर पहुंचाया साफ पानी को, और वहीं पर कुछ समझदार लोग उन नहरों, उस साफ सुथरे पानी वाली नहरों के अंदर ही अपनी गाय भैंसों को ले जाएंगे, वहीं पर वो नहीं लाएंगे। मतलब गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च किया पानी को साफ करने में, फिर इंसान उसको दोबारा गंदा कर रहा है। देख रहे हो आप, इसमें फोटो में दिखा रखा है। ठीक है, ये हालात है अपने इंडिया के। मतलब एक गवर्नमेंट को कहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, मगर गवर्नमेंट काफी कुछ भी, बहुत कुछ भी कर रही है, और बहुत कुछ करने में देखो फिर बेकार होता जा रहा है सब कुछ। तो सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी भी है। ठीक है, और बेटा जो हमारा वेस्ट है उसको दोबारा हम रिसाइकल कर कर दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल एफर्ट्स क्या है कि जो हमारे वेस्ट हैं उनको हम वेस्ट को कम से कम वेस्ट कम से कम बनाया जाए, फिर उसको दोबारा रीयूज किया जाए रिसाइकल कर कर। ठीक है, एंड द प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल मेथड शुड बी फॉलो। मतलब जहां गंदगी इकट्ठे करने की जगह है वहीं पर इकट्ठा करें। जैसे आपने कॉलोनी में देखा होगा, कुछ लोग इतने समझदार होते हैं कि डायपर को ऐसे रोड पर फेंक देते हैं, और फिर कुत्ता आता है वो अपने मुंह में दबाता है और फिर इधर उधर वो गंदगी फैला देता है, इससे बीमारियां भी बढ़ती है। तो बतलाने का मेरा ये है कि जो भी वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करें, जहाँ वेस्ट की जगह है वहीं पर उसको वेस्ट को फेंकें। ठीक है, यूज ऑफ द क्ले मेड कप्स और द पेपर कप्स ओवर द प्लास्टिक, इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और देखो हमारे गांधी जी भी कहते थे कि बापू का एक ही सपना, स्वच्छ और सुंदर हो अपना भारत, मगर यहाँ उल्टा हो रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर कर आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूं। और हाँ, आपको नोट्स को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है पीडीएफ का, वहां से आप नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।